जिम में किस तरह की इंजरी होती है घुटने और कंधे से जुड़ी? पहाड़ों को लेके उनको वो डाउट था कि इन पहाड़ों में क्या वो घुटने चल पाएंगे। 3 या 6 महीने के अंदर अंदर पेशेंट अपना नॉर्मल फीलिंग में आ जाता है। घुटने को जो हम रिप्लेस करते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो लिगामेंट्स हैं वो आपके ही रहते हैं। चौथा कारण ये रहता है कि जैसे गाउट, कुछ स्पेशल सिचुएशन आती है, जैसे गाउट हो गया, यूरिक एसिड अत्यधिक होना, अदर मेडिकल इश्यूज हैं जैसे हाइपरटेंशन कंट्रोल होना चाहिए, थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भी कंट्रोल होना चाहिए। यदि आप कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम है। आप क्या सलाह देते हैं कि किसी मरीज को अगर घुटना बदलवाना है तो क्या एक ही घुटना मतलब बदलवाना चाहिए या दोनों एक साथ या एक एक करके? इसके बारे में आपकी क्या राय है? दूसरा सवाल है मेरा कि घुटनों की सेहत बनाए रखने के लिए 5 ऐसे आसान उपाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे और आज हमारे साथ बातचीत के लिए एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आइए देखिए एक छोटा सा वीडियो। जब घुटनों का दर्द हर रोज की जिंदगी को तोड़ने लगे, जब चलना फिरना, हंसना, उठना बैठना सब एक चुनौती बन जाए, जब जिम में हुई एक छोटी सी इंजरी आपकी सारी उम्मीदों को खत्म करने लगे, तब जरूरत होती है एक सिर्फ डॉक्टर की ही नहीं बल्कि एक ऐसे साथी की जो आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करे, आपकी उम्मीदों को वापस जिंदा करे, आपको दोबारा जिंदगी की राह पर ले आए। हर दर्द की एक कहानी होती है और हर कहानी को नई दिशा देने वाला एक ही नाम, डॉक्टर दीपक कुमार अरोड़ा। 13 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव, हजारों सफल सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर एंड एल्बो सर्जरी और स्पोर्ट्स इंजरी के कई जटिल केस जिनका इलाज औरों ने छोड़ दिया, ये कहकर कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, डॉक्टर अरोड़ा ने उन मरीजों में दोबारा उम्मीद भरी, उन्हें अपने पैरों पर चलना शुरू कराया। राजस्थान से पढ़ाई की शुरुआत करने वाले डॉक्टर अरोड़ा ने MBBS सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से की। इसके बाद MS ऑर्थो की पढ़ाई की JNN मेडिकल कॉलेज अजमेर से, और वहीं से उन्हें घुटनों और जोड़ की जटिल संरचना की गहराई को समझने का जुनून मिला। आज वो दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है। SK ऑर्थोपेडिक एंड आई सेंटर कृष्णनगर, उनके नेतृत्व में हर दिन कोई ना कोई इंसान नया जीवन शुरू करता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में प्रिंसिपल कंसल्टेंट और SK क्लिनिक के डायरेक्टर के रूप में उन्हें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और मैक्स हॉस्पिटल की ओर से कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। म्यांमार, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, किर्गिस्तान जैसे देशों से भी इंटरनेशनल पेशेंट आज उनके अनुभव और भरोसे से जोड़ते हैं, क्योंकि जहां उम्मीद खत्म होती है वहीं से डॉक्टर दीपक अरोड़ा का इलाज शुरू होता है। अगर आपके जीवन में घुटनों का दर्द रुकावट बन गया है तो अब रुकिए मत। एक सलाह, एक सर्जरी और फिर से एक नई शुरुआत। आपका भरोसा, डॉक्टर दीपक कुमार अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। डॉक्टर दीपक, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, इस पॉडकास्ट को जो हम लोग शुरू कर रहे हैं तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि घुटना कैसे बदला जा सकता है? नी रिप्लेसमेंट यह कैसे हो सकता है और आज के समय में यह कैसे संभव है? हाँ, नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल संभव है और नी रिप्लेसमेंट के नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नी पेन होना एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम की। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, घुटने के अंदर कार्टिलेज होती है जिसको हम सरल भाषा में चिकनाई भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और घुटने के अंदर फ्रिक्शन आने लग जाता है, घुटने के अंदर पेन आने लग जाता है, घुटने की चाल भी कम हो जाती है। तो जब ये प्रॉब्लम आने लग जाती है और आपको चलने में प्रॉब्लम आने लग जाती है तो फिर इसका एक सरल इलाज है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में घुटने की जो कार्टिलेज है उसको मेटल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके बीच में एक ना घिसने वाला प्लास्टिक, जिसे बोलते हैं पॉलीएथिलीन, वो डाल दिया जाता है, जिससे घुटना वापस फ्रिक्शन फ्री हो जाता है और स्मूथ हो जाता है और पेन फ्री हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनको ये बात, बहुत सारे आपको पता है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में, भारत के अनेक राज्यों में ऐसे लोग हैं
जिनको ये बात नहीं पता है कि आजकल इतनी नई तकनीक, उन्नत तकनीक आ गई है, जिससे मेडिकल प्रोफेशन में तमाम तरह की चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं और उससे ये सब सारे इलाज संभव है। उनके लिए आप कैसे बताना चाहेंगे कि नई तकनीकी आने की वजह से आपका घुटना मतलब पूरा का पूरा टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है नई इलाज की पद्धति से? देखो, जो नी रिप्लेसमेंट अब हो रहे हैं, उन नी रिप्लेसमेंट में इम्प्लांट इतना अच्छा हो गया है, उसकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो गई है, और इसके अंदर जो हम प्लास्टिक डालते हैं वो भी इतना अच्छा हो गया है जिसकी घिसने की रेट बहुत कम हो गई है। इस वजह से घुटने की लाइफ बहुत बढ़ गई है। दूसरा, आजकल जो नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं वो मशीनें के द्वारा करते हैं। तो मशीनों के द्वारा जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसका अलाइनमेंट, उसका बैलेंसिंग बहुत ही अच्छी होती है, जिससे उसकी लाइफ और उसको बिल्कुल नेचुरल नी की तरह फील आने लग गई है। कि नी रिप्लेसमेंट करने के बाद से अगर घुटना बदल दिया जाता है तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती है, व्यक्ति पहले जैसा जीवन नहीं जी पाएगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही भ्रम है। नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ शुरू के टाइम में जैसे मसल्स जो होती हैं वो वीक हो चुकी होती है, मसल्स का अलाइनमेंट बिगड़ चुका होता है, क्योंकि खराब घुटने से आप चलते हो तो बॉडी का सारा पोस्चर चेंज हो जाता है। घुटने का टेढ़ापन आ गया है, घुटने की चाल कम हो गई है, तो उसी घुटने से आप चलते जा रहे हो तो मांसपेशियां और स्पाइन आपकी उसी की तरह से ही चलने लग गई है। लेकिन घुटना जो हम बदलते हैं तो जो हम अलाइनमेंट है या जो घुटने की चाल है वो तो हम तुरंत ला देते हैं, नया घुटना जो हम लगा देते हैं, लेकिन मसल्स जो है वो धीरे धीरे बिल्ड होती है। तो ये सब ऑपरेशन के बाद जब प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर एक्सरसाइज जब पेशेंट करता है तो 3 या 6 महीने के अंदर अंदर पेशेंट अपना नॉर्मल फीलिंग में आ जाता है। कोई भी आप नई चीज़ यदि आप अपने लेते हो, ये मान लो कि आप नया गहना ही पहनते हो या कोई नया जूता ही लेते हो, तो एक बार एडजस्ट होने में टाइम लेता है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, ये तो अंदर हम कुछ गहना पहन रहे हैं तो ये तो टाइम लेगा, लेकिन लेने के बाद जब टाइम लेता है तो 3 से 6 महीने में ऑलमोस्ट नॉर्मल फीलिंग आने लग जाती है। तो यह क्या एक भ्रामक प्रचार है, एक भ्रम है हाँ, कि ये घुटना बिल्कुल बिल्कुल भ्रामक प्रचार है, क्योंकि घुटने में ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा पार्ट निकाल के और कोई बड़ा पार्ट लगा दे, ऐसा नहीं है। घुटने को जो हम रिप्लेस करते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो लिगामेंट्स हैं वो आपके ही रहते हैं, मसल्स हैं वो भी आपकी ही रहती है। घुटने के अंदर तो सिर्फ हम जो डैमेज पार्ट है, एक तरह से नी रिसर्फेसिंग है कि घुटने के अंदर जो डैमेज कार्टिलेज है वो सिर्फ हम निकालते हैं, जो 9 mm 10 mm थिक होती है, मतलब 1 सेंटीमीटर जितनी होती है। तो वो डैमेज पार्ट निकाल के डैमेज पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। बाकी लिगामेंट्स, मसल्स, टिश्यू वो सब आपके ही रहते हैं। तो ऑलमोस्ट सबको पेशेंट्स को नेचुरल फीलिंग आती है। हाँ, एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, एक नई चीज़ आई है बॉडी में, एडजस्ट करने में टाइम लेगी, और वो विद द टाइम मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ में लगभग कंप्लीट नेचुरल फीलिंग आने लग जाती है। पर सबका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, कईयों को 6 हफ्ते में ही आने लग जाती है, कईयों को 3 महीने, कईयों को 6 महीने। मोस्ट ऑफ पेशेंट 3 महीने में नेचुरल फीलिंग करने लग जाते हैं। हमें बताएं डॉक्टर साहब कि नी रिप्लेसमेंट आज के समय में कितना कॉमन हो गया है, कितना आम हो गया है? मैं आपको ये कहूँगा कि बाकी सर्जरी जैसे कोलिसिस्टेक्टमी, अपेंडिसेक्टमी होती है, वैसा ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई है। इसके नंबर इतने फास्टली ग्रोइंग है, इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हर घर में जो ओल्ड पर्सन है, यदि घुटने खराब है तो नी रिप्लेसमेंट के लिए लोग ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इनके। डॉक्टर साहब, घुटने बदलने की जो जरूरत है व्यक्ति को, वह कब और कैसे पड़ती है? देखो क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है घुटने में दर्द आने लग जाता है। हर नी पेन का इलाज तो नी रिप्लेसमेंट नहीं है। उसकी जैसे नी पेन आ गया तो उसको हमें देखना होता है कि कितना पेन है। यदि पेन बहुत ज़्यादा है और चाल बहुत कम हो गई है और आपको वॉशरूम जाने के लिए भी सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि घुटना आपका एक लेवल से ज़्यादा घिस गया है। और यदि हम उसका एक्सरे यदि हम करवाते हैं घुटने का, और यदि घुटने पे बोन एंड बोन सिचुएशन आ गई है, मतलब कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बोन पे बोन रब कर रही है, ये एक्सरे में हमें दिखता है। जैसे आप एग्जांपल मान के चलो कि जैसे हम वायर है, जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयरिंग रहती है, तो वैसे ही घुटने के अंदर कार्टिलेज पे बोन पे कार्टिलेज की लेयरिंग रहती है। यदि वो लेयरिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और बोन पे बोन रब कर रही है
तो फिर आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो इसको हम बोलते हैं बोन एंड बोन सिचुएशन आ गई है, मतलब एक बोन दूसरी बोन पे रब कर रही है। उस स्टेज पे कोई भी मेडिसिन नहीं असर करती है, और यदि कुछ और इलाज लेते हैं, जैसे इंजेक्शन यदि हम लगाते हैं घुटने में, वो भी टेम्परेरी असर करते हैं, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई। रबिंग तो होगी ही होगी, आप उसको कुछ टाइम के लिए दबा सकते हो, दर्द की गोली से उसे कम कर सकते हो, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो मैं कहूँगा जैसे ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है और आपको पेन इतना है कि आप वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर एक्सरे करवाना चाहिए, और उस एक्सरे में असेस करना चाहिए किस ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, जो आप यह बात बता रहे हैं कि चिकनाई खत्म हो जाती है, कार्टिलेज जो है वो खत्म हो जाता है, इस चिकनाई की खत्म होने का कारण क्या है? कैसे खत्म हो जाती है घुटने की चिकनाई? अच्छा, चिकनाई एक तो बहुत मोस्ट सबसे जो कॉमन कारण है वो एज। जैसे जैसे एज होती जाती है तो हमारे बॉडी में डीजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे आइज है, आइज में 5 का चश्मा लगना ही है जी। कि एक पार्ट ऑफ डीजनरेशन है। तो वैसे ही नी जॉइंट जो है उसकी चिकनाई एक टाइम में डीजनरेट होनी है। वो सबका अलग अलग है कि कईयों की 60 में डैमेज होती है, कईयों की 70 में, कईयों के अर्ली में डैमेज होती है। तो एक तो ये कॉमन कारण हो गया कि हम एज के साथ साथ घुटने की चिकनाई कम हो जाती है। बाकी और कई कारण होते हैं जो प्रिवेंटेबल है। जैसे यदि आपको गठिए की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आपको, या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो भी कार्टिलेज जल्दी खत्म हो सकती है। उनको हम मेडिसिन के थ्रू बचाया जा सकता है उनको। दूसरा एक कॉमन प्रॉब्लम होती है अलाइनमेंट इश्यू, जो जैसे हम बच्चों में देखते हैं या यंग जनरेशन में देखते हैं कि थोड़े पैरों में अलाइनमेंट का इशू है, या तो उनको बो नीज है या नोक नीज है, तो उनमें जल्दी कार्टिलेज वियर आउट हो जाती है क्योंकि घुटने में बैलेंसिंग का इशू रहता है। चौथा कारण ये रहता है कि जैसे गाउट, कुछ स्पेशल सिचुएशन आती है, जैसे गाउट हो गया, यूरिक एसिड अत्यधिक होना, और यूरिक एसिड बार बार घुटने में जमा होना, तो वो भी एक कारण होता है कि कार्टिलेज खत्म हो जाती है। अच्छा, जिन्हें भी अगर घुटना बदलवाने की जरूरत पड़ रही है, तो उससे पहले क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए? यदि आपको घुटना बदलवाने की आवश्यकता है और आपने एक तरह से डॉक्टर से उसकी डेट ले ली है घुटना बदलवाने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मेडिकल इश्यूज जो हैं उनको डिटेल में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। डिटेल में डिस्कशन में जैसे आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। यदि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं चल रही है तो आपको घुटने सर्जरी के लिए अभी नहीं जाना चाहिए, पहले डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहिए, फिर सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अदर मेडिकल इश्यूज हैं जैसे हाइपरटेंशन कंट्रोल होना चाहिए, थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो भी कंट्रोल होना चाहिए। यदि आप कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे आपको कोई स्टंटिंग हो रखी है तो आप ब्लड थिनर पे रहेंगे, तो ब्लड थिनर यूजुअली हम स्टॉप कर देते हैं 4-5 डेज बिफोर। उसकी जगह पे अदर मेडिकेशन देते हैं जिससे ब्लड पतला रहता है, लेकिन सर्जरी के टाइम ब्लड थिनर हम जनरली अवॉइड करते हैं, उसी जगह माइल्ड ब्लड थिनर स्टार्ट कर देते हैं। और एक पेशेंट पर्सपेक्टिव से एक बात रहती है, जैसे उसको कोई तरह का इन्फेक्शन है, जी। बाय द वे जैसे आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है, फीमेल्स में यूरिन का इन्फेक्शन बहुत कम होता है, वो घुटने की डेट ले जाते हैं, यूरिन के इन्फेक्शन के बारे में डॉक्टर से बात ही नहीं करते हैं कि इसका उसका कोई लिंक क्या है। तो ऐसा नहीं है। यदि आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, जैसे गले में सोर थ्रोट है, कोई भी आपके जैसे घाव है बॉडी में, कोई बॉयल है, कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, या यूरिन, पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाए, उसके बाद नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाए। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना है तो आपकी बॉडी में अदर कोई सिम्टम है वो भी आपको डॉक्टर से खुल के डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो फिर फर्दर प्रॉब्लम ना करे नी रिप्लेसमेंट में। नी रिप्लेसमेंट एक इलेक्टिव सर्जरी है और इसको उसी तरीके से हमें लेना चाहिए, ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। तो पहले हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। जी। अब हमें बताएं डॉक्टर साहब कि अगर मरीज मान लीजिए कि नी रिप्लेसमेंट करा लिया, तो नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद से मरीज को ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो जल्दी ठीक हो सके? नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद बहुत सारी चीज़ों का ध्यान जैसे रखना चाहिए। उसके पहला तो कि एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करना चाहिए उसे। शुरू के दिनों में घुटने में दर्द रहता है और उसी के चलते आप यदि एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर फिजियोथेरेपी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपकी रिकवरी डिले हो जाती है। तो
फिजियोथेरेपिस्ट तो अपना फिजियोथेरेपी करवा के चला जाता है, तो वही आपको स्टेप घर पे भी रिपीट करने चाहिए। जैसे बच्चा ट्यूशन पढ़ के आता है तो घर पे भी उसे यदि होमवर्क नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा, ट्यूशन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो फिजियोथेरेपी खुद कर भी करे, और मतलब कि फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू भी करे, और उनसे जो होम रेजिम है उसके थ्रू भी करे। दूसरा, इनिशियल डेज में हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें। हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यदि आप वॉशरूम जाते हो या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हो तो हैंड रब यूज़ करें या फिर हाथों को प्रॉपर वॉश करें। और आपके घर में यदि आप शिफ्ट हो जाते हो तो हमारे इंडियन कल्चर रहता है कि मिलने वाले बहुत आते हैं, तो उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखें। यदि कोई बाहर से आ रहा है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, गला खराब है, और वो आपसे आके मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इन्फेक्शन वो पकड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और यदि खाने के बारे में बताएं, जैसे खाना पीना क्या खाना है, तो उस समय मतलब कि यदि डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा नहीं खाना है, डेफिनेटली अपनी शुगर का कंट्रोल रखना है। दूसरा, उसे अच्छे चीज़ें खानी है, जैसे प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, उसको फाइबर रिच डाइट लेनी है, क्योंकि जब घुटना रिप्लेसमेंट हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की फ्रिक्वेंट कंप्लेंट रहती है पेशेंट को। तो जितना फाइबर रिच डाइट लेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और यदि प्रोटीन रिच डाइट लेगा तो उसकी मसल बिल्डिंग में हेल्प में रहेगी। और कुछ विटामिन सी रिच डाइट जैसे सिट्रस फ्रूट है, जैसे आंवला है, और जैसे नींबू है, ये चीज़ें यदि फ्रिक्वेंट अपनी मात्रा में लेगा तो फिर उसका वुंड हीलिंग भी फास्ट होगी। डायबिटीज वाले सवाल पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा, उस पर विस्तृत हमें बातचीत करनी है। उससे पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आप क्या सलाह देते हैं कि किसी मरीज को अगर घुटना बदलवाना है तो क्या एक ही घुटना मतलब बदलवाना चाहिए या दोनों एक साथ या एक एक करके? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस पे क्या हाँ, विचार ये है? बहुत बड़ा सवाल है। मरीज के मन में हमेशा यही रहता है जी, कि जी। दोनों घुटने एक साथ बदल दिए जाए, ताकि एक बार ही पेन हो, जी, जी, एक जी। बार ही हॉस्पिटलाइजेशन हो, और जो भी घर में एडजस्टमेंट किए वो एक बार ही करने पड़े। जी पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि यदि पेन दोनों घुटनों में है तो दोनों घुटनों का ही रिप्लेसमेंट होगा, और एक घुटने में तो एक घुटने का ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें एक में पेन है और दूसरे का भी पेन हो जाएगा इसलिए बदलवा दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस घुटने में पेन है और दूसरे घुटने में पेन बहुत ही कम है, तो जो खराब है उसी को करवाना चाहिए। यदि डिसीजन हो गया है कि दोनों घुटने ही खराब है और दोनों घुटनों को ही बदलना है, तो फिर हमें कुछ पैरामीटर चेक करने होते हैं, जिसमें वही पैरामीटर दोबारा आ जाते हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कार्डिक प्रॉब्लम। यदि पेशेंट का डायबिटीज प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, हाइपरटेंशन, थोड़ा बीपी ज़्यादा रह रहा है मेडिसिन के बावजूद भी, और पेशेंट को कार्डियक इशू है सिग्निफिकेंट, तो फिर उसे सिक्वेंशियल नी रिप्लेसमेंट में जाना चाहिए। यदि वो मेडिकली फिट है, कोई डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल है, हाइपरटेंशन है ही नहीं, कोई ऐसा कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, और कार्डियक जो टेस्ट है जैसे स्ट्रेस इको है उसमें उसका सब ठीक आता है, तो उसको दोनों घुटनों के लिए जाना चाहिए। इट्स फर्स्ट कि जरूरत है या नहीं है, सेकंड मेडिकली फिट है या नहीं है। यदि जरूरत है और मेडिकली फिट है तो दोनों घुटने बदलने चाहिए। जरूरत है पर मेडिकली फिट नहीं है तो एक घुटना पहले, फिर 2 या 3 महीने बाद दूसरा घुटना बदलना चाहिए। मैं दूसरे सवाल पर जाऊं उससे पहले मैं एक चीज पूछूंगा। आपने जिक्र किया इसीलिए कि मरीजों के ऐसे कौन कौन से सवाल होते हैं, खास करके ऑर्थोपेडिक्स में जिसमें आप पेशेंट को डील करते हैं, कौन कौन से कॉमन प्रश्न होते हैं जो आपके पास आते हैं, जो सवाल मतलब वो जिससे वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं? तो कॉमन क्वेश्चन कौन से होते हैं जिन सवालों का ज्यादातर आपके पास लोग वो सवाल लेकर आते हैं? कौन से ऐसे सवाल? नी रिप्लेसमेंट से लेके या घुटनों से रिलेटेड? घुटनों से रिलेटेड। अच्छा, घुटनों से रिलेटेड हमारे पास सबसे कॉमन सवाल होता है कि ऐसा क्या चीज़ हम करें कि हमारे घुटने खराब ना हो। सबसे पहला सवाल यही रहता है कि हम अपनी लाइफ में ऐसा क्या चीज़ लाएं कि हमारा घुटना इस स्टेज पे पहुंचे ही ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि प्रिवेंशन इज ए बेस्ट रेमेडी, जितना बचा के रखोगे उतना अच्छा है। और दूसरा आता है कि यदि हो गया तो अब क्या करें, ऐसी होम रेमेडी क्या करें कि ये समस्या डिले हो जाए। जैसे बाय द वे घुटनों में दर्द आ गया तो अब हम क्या करें कि ये घुटनों का दर्द नी रिप्लेसमेंट तक ना जाए। ठीक है ना? तीसरा सवाल ये आता है कि यदि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई है तो किस विधि से करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए, वो तो एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। तो यदि नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े, अपने घुटने हेल्दी रहें, तो कुछ घरेलू टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगा, कुछ नॉर्मल टिप्स आप पर अभी आएंगे हम लोग धीरे-धीरे। अच्छा, उस पर तो ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। होते हैं। अब डॉक्टर साहब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि जब हम लोग रिसर्च के दौरान जब हम अपनी टीम के साथ गुजर रहे थे तो हमें यह सवाल जरूर कहा गया, सोशल मीडिया के थ्रू भी कहा गया कि डॉक्टर साहब से यह सवाल जरूर पूछिएगा
कि विटामिन डी और घुटनों का क्या रिश्ता है? विटामिन डी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन डी बेसिकली कैल्शियम को बोन तक लेके जाता है। हालांकि विटामिन डी के मल्टीपल रोल हैं बॉडी में, जी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि बोन्स की हेल्थ को बनाए रखना। ये कैल्शियम को हेल्प करता है बोन तक पहुंचाने के लिए। इसका मेन काम यही है कि कैल्शियम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फॉर बोन्स। यदि विटामिन डी कम रहता है, लॉन्ग स्टैंडिंग में यदि कम रहता है, तो क्या होता है कि कैल्शियम बॉडी तक, कैल्शियम जो है वो बोन्स तक नहीं पहुंच पाता है। ब्लड में कैल्शियम कम होने लग जाता है। आप जितना भी इनटेक करते हो वो प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं लग पाता है। यदि कुछ भी हम ये एग्जांपल लेके चलें कि कुछ सरकार ने एक स्कीम निकाली, पैसा अलॉट किया, यदि वो प्रॉपर तरीके तक पहुंच नहीं पाया तो उस पैसे का क्या फायदा। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के। कैल्शियम को कहाँ अच्छी अच्छी जगह पे लगाना है। जी। तो विटामिन डी की जैसे जैसे कमी रहती है तो क्या होता है कि बोन्स वैसे वैसे वीक होती जाती है और पेन स्टार्ट हो जाता है। उनमें पेन आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम में वो विटामिन डी की कमी है, क्योंकि हम सब इंडोर वर्किंग स्टार्ट कर दिए है, हम धूप में नहीं जाते। विटामिन डी हालांकि सबसे ज़्यादा पहले धूप से ही मिलता था। धूप जब हमारे स्किन को टच करती है तो रिएक्शंस होते हैं, तो उससे विटामिन डी बनता था। लेकिन क्या होता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। पहले एनवायरनमेंट अलग था, लोग बाहर खेलते थे, पहले धूप भी अच्छी होती थी, ओजोन लेयर भी बहुत अच्छी थी, तो विटामिन डी खूब मिलता रहता था। तो अब विटामिन डी जैसे जैसे कम होने लग गया है तो हम इंडोर वर्क स्टार्ट कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि सारा दिन धूप में बैठे रहो, मतलब विटामिन डी के सप्लीमेंट आते हैं। तो विटामिन डी की कमी से बोन्स जो है वो वीक होने लग जाती हैं और वो पेन स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी कार्टिलेज की लेयरिंग है वो बोन्स के ऊपर तो है, बोन्स वीक होने लग गई, कार्टिलेज अपने आप प्रॉब्लम करने लग जाएगी। तो विटामिन डी पूरा रहना चाहिए। विटामिन डी का ईयरली आपको टेस्ट करवाना चाहिए। यदि विटामिन डी यदि कम आता है तो उसके जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपको लेने ही चाहिए। विटामिन डी के सप्लीमेंट में ये रिकमेंड करूँगा कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको चाहिए। डोज सबकी अलग अलग है। डेली बेसिस पे लेने होते हैं, वीकली बेसिस पे भी लेने होते हैं और मंथली बेसिस पे भी लेने होते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन कि कितनी आपकी डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल है मेरा कि मरीज को अगर डायबिटीज है तो क्या आप सलाह देंगे उसको कि उसको घुटना बदलवाना चाहिए, नहीं बदलवाना चाहिए? डायबिटीज़ यदि पेशेंट को है तो ऐसे घुटने ना बदलवाने का कोई ऐसा कारण नहीं है, बशर्ते डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। तो डायबिटीज़ में टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c बोलते हैं, जिसमें हमें 3 महीने का ओवरऑल कंट्रोल का पता लगता है कि शुगर कितनी कंट्रोल है। यदि मैं मेडिकल तरीके से बोलूँ, यदि HbA1c 8 या उससे कम है तो यदि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दिया कि नी रिप्लेसमेंट है और आपको डायबिटीज़ है, तो आप डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं 3 महीने वाला। डेली वाला डायबिटीज़ का कोई रोल नहीं है। 3 महीने का जो एक कम्युलेटिव आंसर देते हैं जिसको हम HbA1c बोलते हैं, यदि वो 8 या उससे कम है तो आपको रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। यदि वो 9, 10 या 11 आ रहा है तो आपको पहले शुगर कंट्रोल करनी चाहिए और उसके बाद आपको रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑपरेशन से पहले यदि आपका HbA1c ओके आया है और आप रिप्लेसमेंट का मन बन गया है और आप रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। उस समय हमें डेली डायबिटीज चेक करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो 3 महीने वाली जो वैल्यू है, जो HbA1c है, उसका बहुत बड़ा रोल है। वो डिसीजन देता है कि हमें रिप्लेसमेंट में जाना है या नहीं जाना। मैं यह सवाल दोबारा अपने दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये सवाल का जवाब आप इस कैमरे को एड्रेस करते हुए दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लोग बहुत ही क्यूरियस होकर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि जिस भी पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो नी रिप्लेसमेंट के लिए उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो नी रिप्लेसमेंट में जाने से पहले और नी रिप्लेसमेंट होने के बाद उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? आप इस कैमरे को एड्रेस करते हो। अच्छा, इसका बहुत ही सरल जवाब है जो मैंने अभी भी एड्रेस किया है कि नी रिप्लेसमेंट की यदि आपको रिक्वायरमेंट हो गई है और डॉक्टर ने एडवाइस कर दी है तो HbA1c आपको टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे हमें 3 महीने की जो कम्युलेटिव कंट्रोल है उसका पता लगता है। और वो यदि उसका लेवल बहुत ज़्यादा आता है तो आपको रिप्लेसमेंट की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए, उसको पहले कंट्रोल करना चाहिए, फिर रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। यदि वो 8 से कम आता है, 7, 6, 7.6 आता है, अप टू 8,
तो आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। और उसके बाद यदि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं, आपको डायबिटीज रहती है, जी। तो आप डेली ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उसका लेवल आपको कंट्रोल रखना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट 3 वीक्स, जब तक आपके सूचर रिमूव नहीं हो जाते। तो शुगर आपका मेंटेन रहे, मेंटेन रहना चाहिए लेवल। उसके लिए फिर अगर सर्जरी हो गई तो उसके लिए पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे शुगर लेवल उनका एक ज्यादा डायबिटीज जो पेशेंट है उनका। अच्छा, एक तो प्रॉपर मेडिकेशन उनको लेना चाहिए डायबिटीज का। मतलब जब नी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के कंसल्ट करके जो मेडिसिन हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको लेना चाहिए, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब ऑपरेशन हो जाता है, जैसे यदि आपको डायबिटीज़ है और आपका जो सर्जरी जो यदि हो गई है, तो ऑपरेशन के बाद मेडिसिन बहुत सारी हो जाती है। जैसे कुछ मेडिसिन हम देते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन एज ए एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर देते हैं, कुछ कैल्शियम, विटामिन डी, नर्व्स की मेडिसिन देते हैं, और उसको कुछ पहले से कार्डिक मेडिसिन चल रही होती है, कोई थायराइड की मेडिसिन। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी मेडिसिन ले, डायबिटीज़ की मेडिसिन भी लेना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और डायबिटीज़ को जब तक सूचर रिमूव नहीं हो जाते, उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर मेडिसिन डायबिटीज़ की भी लें और डायबिटीज़ को पर डे चेक करता रहे कि उसके स्पाइक्स ना आए। सोशल मीडिया पे जब हम लोगों ने इस इंटरव्यू के बारे में जानकारी डाली कि आप आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं और क्या प्रश्न है, तो एक और भी प्रश्न सामने है हमारा कि क्या अगर व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा है तो नी रिप्लेसमेंट करवाना ठीक है? यदि वजन के कई क्राइटेरिया हैं, वजन कितना है, वजन क्या है, तो वजन कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका वजन ज़्यादा है आपका नी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वजन ज़्यादा है तो भी नी रिप्लेसमेंट हो सकता है। बस वजन के कई क्राइटेरिया है जिसको हम BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि वजन और हाइट का एक फॉर्मूला है जिससे BMI निकलता है। तो BMI यदि आपका 25 to 30 है तो मतलब आप ओवरवेट में आ रहे हो, तो इट्स ओके, यू कैन डू। यदि BMI आपका 40 से भी ज़्यादा है, मतलब ये मॉर्बिड ओबेसिटी में आ गए, तो आपको पहले या तो वेट रिडक्शन या फिर बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज 40 BMI तक देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर नी रिप्लेसमेंट। और नी रिप्लेसमेंट के दौरान जिनका वजन ज़्यादा है उसके लिए स्पेशल इम्प्लांट आता है जो उस चीज़ को, यदि उनका वजन ज़्यादा है तो भी वो इम्प्लांट उस चीज़ को कवर कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यदि आपकी मॉर्बिड ओबेसिटी है, मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब होता है BMI 40 से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वजन हो गया आपका, तो बेटर है कि पहले आप वेट कंट्रोल करो या बैरियाट्रिक सर्जरी में जाओ। अदरवाइज अप टू 40 BMI देयर इज नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि कोई मरीज है और उन्होंने अपना वो घुटने की सर्जरी ऑपरेशन करा लिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी दर्द बना हुआ है, दर्द हो रहा है, तो ये तो मतलब ये भी एक प्रश्न इस तरह का भी सवाल हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद भी दर्द बना रह सकता है, और इसके मुख्यतः 3 या 4 कारण होते हैं। उन सब कारणों को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो होता है वो होता है इंटरनल स्कारिंग। मतलब जो घुटने के अंदर, जैसे घुटने को जब हम ऑपरेट करते हैं तो घुटने के अंदर हम इंसिजन लगाते हैं, टिश्यू को डिसेक्ट करते हैं, फिर नी रिप्लेस करते हैं, तो वो सब टिश्यू हील होता है तो वो आपस में चिपक जाता है। तो घुटने में वो ऑपरेशन के बाद स्टिफनेस देता है। जब वो हील होता है तो वो उतना लचीला नहीं होता है जितना नॉर्मल टिश्यू होता है, तो वो आपस में चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से घुटने में स्टिफनेस का फील आता है, रात को पेन होता है, और ये धीरे धीरे ये पेन चला जाता है। उस पेन का एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि पहले ज़्यादा होगा, पहले रात को भी होगा, फिर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे वो टिश्यू ओपन होता जाएगा और धीरे धीरे वो खुलता जाएगा। आपको पर डे अच्छा लगेगा। कईयों में 6 वीक्स लगते हैं, कईयों में 3 मंथ्स लगते हैं, कईयों में 6 मंथ भी लग जाते हैं, पर वो पेन का पैटर्न ऐसा रहता है कि पेन धीरे धीरे कम होता ही जाता है। दूसरा एक कारण है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन एक अर्ली आइडेंटिफाई इन्फेक्शन एक रेड फ्लैग साइन है। मान लो कि एक बड़ा इन्फेक्शन यदि घुटने में ऑपरेशन के बाद हो गया है, जिसका हम पूरा ध्यान रखते हैं कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फिर भी वर्ल्ड वाइड लेस देन 1% चांस रहते हैं घुटने में इन्फेक्शन के नी रिप्लेसमेंट के बाद। तो उसके कुछ साइंस आते हैं, जैसे जो घाव है उसके चारों तरफ रेडनेस रहती है, घुटने में सूजन बहुत रहती है, फीवर आपको आ सकता है, घुटने की चाल कम हो जाती है, चल नहीं पाते हो। तो वो एक ऐसा कारण है जिसमें हमें
रिप्लेसमेंट के बाद भी जल्दी दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। घुटने के लिए घुटने को सफाई करनी पड़ती है और घुटने के लिए आईवी एंटीबायोटिक्स हमें देनी पड़ती है। तो वो हमें अर्ली आइडेंटिफाई करना होता है और उसे ट्रीट करना होता है। तीसरा जो कारण होता है वो कारण होता है घुटने का, यदि हमने ओवर साइजिंग कर दी है, जैसे घुटने में जो डिफरेंट डिफरेंट साइज आते हैं, यदि घुटना ओवर साइज का लगा है, घुटने की जितना उसकी बाउंड्री है उससे ज़्यादा लग गया, बोन की जो बाउंड्री है उसका साइज बड़ा लगा दिया, तो वो उसके जो मेटल एजेस हैं वो बोन से बाहर रहेंगे तो टिश्यू में इम्पिंज करेंगे। तो एक ये कॉमन कारण रहता है नी रिप्लेसमेंट के बाद। तीसरा और चौथा कारण जो रहता है वो रहता है पुअर अलाइनमेंट और बैलेंसिंग यदि पुअर रहती है तो पेन कर सकता है। तो वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, पर मेन जो कारण है वो इंटरनल स्कैरिंग है, जो स्टिफनेस रहती है, घुटने का टिश्यू जो हील हो रहा होता है, वो एक यूजुअल कोज है, सब में ही वो होता ही है, और वो पेन पैटर्न ऐसा है कि वो धीरे धीरे कम होता जाता है। दूसरा इन्फेक्शन है जो डेंजरस रीजन है, जिसमें अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है, अर्ली डॉक्टर को चेकअप की ज़रूरत है। तीसरा कारण जो मैंने बताया था कि आपको कि ओवर साइजिंग ऑफ इम्प्लांट, वो जनरली यदि आप अच्छी टेक्निक से करते हो तो ऐसा होता नहीं है। और चौथा कारण पुअर बैलेंसिंग और माल अलाइनमेंट। आजकल इतनी आधुनिक टेक्निक आ रही है तो उसके चांस और कम होते हैं। जैसे सर्जन एक्सपर्टी बढ़ती है, जैसे इस फील्ड में मैं 10-15 ईयर से हूँ, तो इतने रिप्लेसमेंट के बाद वो एरर आता ही नहीं है। तो सबसे कॉमन कारण स्कारिंग ही रहता है। जी, क्या डॉक्टर साहब यह भी सच है क्या कि ऑपरेशन के बाद से सुन्नपन की कुछ समस्या आती है? यह सच है, सच्चाई है ये? हाँ, घुटना ऑपरेशन के बाद घुटने के जो आउटर एरिया है उसमें थोड़ा सुन्नपन रहता है। थोड़ा नहीं, कईयों को ज़्यादा रहता है, कईयों को कम रहता है, लेकिन ये सुन्नपन रहता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब स्किन को हम इंसिजन लगाते हैं, स्किन को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर छोटी बाल बराबर नसें होती हैं जो कट जाती हैं और उनको हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करती है। तो एक बाहर का एरिया जो होता है वो सुन्न हो जाता है। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नर्व्स ग्रो कर जाती हैं और वो एरिया सुन्नपन चला जाता है। एक और भी सवाल हमारे सामने आया कि हड्डियों की कमजोरी और नी रिप्लेसमेंट का क्या संबंध है? हड्डियों की कमजोरी और नी रिप्लेसमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे हड्डी, टेक्निकल टर्म भी होता है हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यदि आपको रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में रहता है यूजुअली एज के बाद 40-45 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। यदि आपकी बोन्स बहुत वीक है, एक तो पेन बहुत रहता है, बोन्स वीक रहती हैं। दूसरा क्या रहता है कि जो इम्प्लांट जो हम लगाते हैं, नी रिप्लेसमेंट जो करते हैं, वो आपकी बोन के ऊपर ही लगाते हैं, थ्रू सीमेंट लगाते हैं। यदि बोन्स वीक है तो रिकवरी में डिले रहता है। तो इसके लिए जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तभी हमारा डिसीजन हो जाता है कि नी की जो बोन्स हैं वो बहुत वीक है। तो ऑपरेशन के बाद स्पेशल मेडिसिन आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, उससे वो बोन की क्वालिटी को हम बढ़ा देते हैं। वो इंजेक्शन 6 महीने या साल भर चलते हैं, डेली बेसिस पे इंसुलिन की तरह लगते हैं और उससे फिर उसको हम कवर कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस ना हो तो बेटर है, यदि है तो उसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछूंगा। वो बहुत ही ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी है आपको लेकर कि डॉक्टर साहब से ये ज़रूर वो लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि घुटनों को खराब करने वाली 5 सबसे आम गलतियां क्या हैं जो लोग करते हैं? अच्छा, घुटनों को खराब करने वाली 5 जो आम गलतियां हैं। पहला, वजन ज़्यादा। यदि वजन ज़्यादा है तो घुटनों पे लोड ज़्यादा आएगा और घुटनों पे लोड ज़्यादा आएगा तो जल्दी है कि वेयर आउट जल्दी होगा। दूसरा कारण है कि हम कुछ हाई डिमांड एक्टिविटी रिपीटेडली करते रहते हैं इन स्पाइट ऑफ पेन। जैसे हाई डिमांड एक्टिविटी जैसे रहती है जॉगिंग करना, स्टेयर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना, एक जगह पे खड़े रहना, तो उनसे घुटनों में पेन बढ़ जाता है, जल्दी आने लग जाता है। तीसरा जो एक कारण है वो कारण है कि हमें एक्सरसाइज ना करना। एक्सरसाइज घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से हमें करना चाहिए, माइल्ड एक्सरसाइज जो घुटनों के लिए रिकमेंडेड है। चौथा कारण जो रहता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, अल्टीमेटली ये घुटनों पे इफेक्ट करती है और घुटनों में पेन का कारण बनती है। तीसरा, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आपको, या गाउट है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेना, तो ये घुटनों को जल्दी डैमेज करता है। अब दूसरा सवाल है मेरा कि घुटनों की सेहत बनाए रखने के लिए 5 ऐसे आसान उपाय।
एक तो आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है कि वजन जो है वो कम होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन जैसे विटामिन डी, कैल्शियम और कार्टिलेज सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए। तीसरा, यदि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वही एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आपका प्रॉपर उसका मेडिकेशन लेना चाहिए। चौथा, एक्सरसाइज, घुटनों की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मसल्स वीक हो जाती है और घुटने का वियर आउट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। 5 वैसी चीजें अगर व्यक्ति ना करे तो उसका ध्यान रखे तो उसको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 वैसी कौन सी ऐसी चीजें? रेगुलर एक्सरसाइज करें, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए बोन्स के और जॉइंट्स के। यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमें यदि हम हाई डिमांड एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं और स्टेयर्स यूज़ करते हैं, यदि पेन आ गया है तो उसको कर्टेल करके आपको नॉर्मल जैसे वॉकिंग उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे घुटने की जो अच्छी एक्सरसाइज है जिससे घुटने हेल्दी रहते हैं उसमें वॉकिंग आता है, स्विमिंग आता है, साइकिलिंग आता है। इन एक्सरसाइज से घुटनों पे लोड भी कम पड़ता है और घुटने हेल्दी भी रहते हैं। क्या ज्यादा चलने से भी घुटने खराब हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चलने से घुटने हेल्दी रहते हैं। एक जगह खड़े रहने से, बहुत ज़्यादा रनिंग करने से और बहुत ज़्यादा स्टेयर्स यूज करने से घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। चलने से घुटनों पे प्रेशर नहीं पड़ता है। जिम में किस तरह की इंजरी होती है घुटने और कंधे से जुड़ी? क्या आप अच्छा, जिम को लेके यदि हम मैं बात कहूँ तो जैसे आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे या मोबिलिटी एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, बैलेंसिंग एक्सरसाइज पे पहले। यदि स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी आप अच्छी करेंगे और एक साथ बहुत ज़्यादा वजन उठाना, जैसे वीकेंड वॉरियर्स होते हैं, मतलब पूरा 5 दिन तो कुछ नहीं किया और 2 दिन में उन्होंने सारी अचीव करनी है, तो उनको इंजरीज के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज तो कम हो रही। एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, ड्यूरेशन कम मैटर करता है। यदि हम एक ही एक्सरसाइज को 1 घंटा करते हैं पूरे दिन में, यदि उसको हम डिवाइड कर दें जैसे 15-15 मिनट दिन में 4 बार करें और लगातार 1 घंटा करें तो 4 बार करने का ज़्यादा फायदा है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ना कि वीकेंड वॉरियर की तरह बस वीकेंड पे ही सब एक्सरसाइज। उनको इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्या बिना चोट लगे भी हड्डियां टूट सकती हैं क्या? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। यदि विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम पैराथायराइड हार्मोन होता है, वो बॉडी में बढ़ जाता है और यदि वो जब बॉडी में बढ़ जाता है तो वो बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में ले आता है और बोन को खोखला कर देता है। तो फिर बिना चले भी, बेड पे रहे भी बोन्स टूट जाती है और ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। बस आखिरी के 2 सवाल है मेरे। ये मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि घरेलू महिलाओं में अक्सर घुटने, हाथ पैर, कमर दर्द की शिकायत रहती है। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा, घरेलू महिलाओं का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो यूजुअली घर का काम जैसे किचन का काम मॉर्निंग में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं, तो उसमें उनका खड़ा रहना एक रेगुलर रहता है। उनका वहाँ कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही होती है, वो एक ही मोशन को बार बार करते रहते हैं। जैसे इसको बोलते हैं रिपीटेटिव मोशन इलनेस या रिपीटेटिव स्ट्रेस इलनेस बोलते हैं। जैसे अपने हाथ को एक ही मोशन में चलाए रखने की वजह से उनकी पर्टिकुलर एक मसल तो स्ट्रेंथन हो जाती है और अदर मसल जो वीक हो जाती है, इससे इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है और लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से घुटनों में भी पेन आ जाता है। तो वो जनरली घरेलू महिलाएं कहती मैं तो घर पे इतना काम करती हूँ, मेरी तो एक्सरसाइज ऑलरेडी हो ही चुकी है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि घुटने की मोबिलिटी या हर जॉइंट की मोबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन स्पाइट ऑफ उनकी स्ट्रेंथनिंग। तो आपको जब हम घर पे काम करते हैं तो हम कंधे को पूरा नहीं चलाते हैं, पूरा कहीं चला ही नहीं पाते। तो पूरी एक्सरसाइज के टाइम ही हम जोड़ को पूरा मोबाइल करते हैं। तो जो घरेलू महिलाएं हैं उनको भी मॉर्निंग में हाफ एन आवर रसोई के अलावा भी एक्सरसाइज हाफ एन आवर करनी चाहिए। हर जॉइंट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको मोबिलिटी प्रदान करनी चाहिए। और कोई बात जो आप अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे, कुछ जरूरी जानकारी जो ऐसा लगता है कि ये साझा मुझे जरूर करनी चाहिए? मैं यही साझा करना चाहूँगा कि यदि आपको जॉइंट्स की हेल्थ बनाए रखनी है तो पहला तो एक्सरसाइज हाफ एन आवर आपको रेगुलरली चाहिए। एक्सरसाइज में आता है मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, मतलब पूरा एक्सरसाइजेज। स्ट्रेंथनिंग बाद में, पहले मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं।
दूसरा सप्लीमेंट्स, जो मैंने जिक्र किया था कि विटामिन डी, कैल्शियम, वो सप्लीमेंट्स प्रॉपर तरीके से लेने चाहिए। जैसे आप एज आपकी 40 से अबव हो गई है, 45 के अबव हो गई है, फीमेल्स में मेनोपॉज आ रहा है, तो विटामिन डी, कैल्शियम का प्रॉपर मात्रा में सेवन करना चाहिए और अपने वजन को ध्यान रखना चाहिए, वजन कम रखना चाहिए। एक संक्षेप में मैं आखिरी बस ये सवाल है हमारा, इसको जानना चाहूँ कि डॉक्टर साहब आपके इतने वर्षों के करियर में कोई एक ऐसा केस जो आप जिक्र करना चाहें, जो सबसे आपके लिए याद हो और सबसे मतलब उसका उस केस का आप जिक्र करना चाहें आप। अच्छा, मेरे कैरियर में मैंने आज से 7-8 साल पहले या 10 साल के अकॉर्डिंग हो गया है, मैंने एक पेशेंट ऑपरेट किए थे, मिस्टर जेसी फिलोरिया। वो पहाड़ों में रहते हैं, वो ही घुटना उनका पेन था, वो घुटने को पालते रहे, घुटने को करते रहे, घुटने को ख़राब करते रहे कि मैं एक तो नी रिप्लेसमेंट के बाद उनकी कोई हेल्प नहीं थी, वो हस्बैंड वाइफ रहते थे और पहाड़ों में वो कहते कि ये जब मेरे नॉर्मल घुटने ही घिस गए तो पहाड़ों में तो मेरे आर्टिफिशियल घुटने भी घिस जाएंगे। तो एक तो उनको कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, एक दूसरा पहाड़ों को लेके उनको वो डाउट था कि इन पहाड़ों में क्या वो घुटने चल पाएंगे, कि मैं चढ़ाई कर पाऊंगा जो मैं अब कर पा रहा हूँ। तो उनको हमने, जब उनको पेन बहुत बढ़ गया तो हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको भरोसा दिलाया कि जब आप हॉस्पिटल से निकलोगे तो आप अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली कर पाओगे, आपको वॉकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी। तो हमने उनको विद इन वीक उनको इंडिपेंडेंट बना दिया, अपने लायक बना दिया, उनको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी और आज वो फिर आज पहाड़ों में रह रहे हैं और अपना सारा काम खुद कर रहे हैं। इसका रीज़न है कि उन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज की, और जो हमने इम्प्लांट यूज़ किया वो ऐसा यूज़ किया ताकि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ तुरंत करें और जो मतलब कि ऊंचाइयाँ हैं पहाड़ों की, जो ऊपर नीचे की वो है, वो सब कुछ वो फेस करें, मतलब कर पाए वो। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसको लेकर काफी सवाल थे, कई लोग उसको पूछना चाहते थे, जानना चाह रहे थे, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब आपने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।